फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला सवाल है, स्टेटमेंट है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत अगर पता है तो बताओ, क्या मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती है। दूसरा है कि भूमध्य रेखा के करीब स्थित कई द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु का अनुभव होता है। ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट आप इसको कह सकते हो, या मैरीन क्लाइमेट कह सकते हो। वो कह रहा है कि इक्वेटर के आसपास जो आइलैंड्स हैं या कोस्टल एरियाज है, वहां पर समुद्री उष्णकटिबंधीय जलवायु अनुभव की जाती है, मतलब मैरीटाइम इफेक्ट होता है। इजी सवाल है वैसे, अगर पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो फिर अलग बात है, क्वेश्चन आपके पास बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आंसर होगा इसका? कई लोगों ने सी आंसर लगाया इसका। सी होगा क्या? सी मतलब बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देखो ये इंडिया है और ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा। इधर को पाकिस्तान आ जाता है, इधर को बांग्लादेश आ जाता है, बगल में म्यांमार आ जाता है, नीचे श्रीलंका आ जाता है, ठीक, और ऊपर भूटान नेपाल आ जाते हैं। तो ये जो इलाका आप देख रहे हो, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा एक कंट्री है और यहां पर हिमालय है, तो हिमालय ही कह सकते हो आप भारत को एक नया कल्चर से लेके नया क्लाइमेट देता है। तो हिमालय है तो इंडिया की पहचान है, इस बात को समझिए। तो इसीलिए हिमालय के साउथ में अगर आप यहां देखेंगे, हिमालय के नॉर्थ में यहाँ का क्लाइमेट भी अलग मिलेगा आपको, तिब्बत और चाइना का, वहां का आपको क्लाइमेट अलग मिलेगा, कल्चर अलग मिलेगा। और कभी भी हिमालय इतना बड़ा एक नेचुरल बैरियर है जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पर हम इधर उधर नहीं जा पाए जनरली, है ना। तो जब भी दूसरे जगह से लोग आए तो फिर वो ऐसे आए, इधर से मिडिल एशिया से आए घूम फिर के, क्योंकि हिमालय को पार करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मिक्सिंग नहीं हो पाई, नहीं तो चाइना हम लोग सब एक ही होते आज की डेट में। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, हिमालय पहले बना था, इंडिया बहुत पहले बन गया था ज्योग्राफी, और उसके बाद उसमें हिस्ट्री पैदा होती है, फिर उस पर लोग बसते हैं, फिर उसमें कुछ परंपराएं ट्रेडिशंस फॉलो होती हैं, उसके बाद फिर कुछ परंपराएं, कुछ जीवनचर्या जिसको आप कहते हो लाइफस्टाइल, वो पैदा होता है। तो धीरे धीरे फिर हम उसको धर्म का नाम दे देते हैं, समझ गए ना। तो हिमालय नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता जिसके लिए हम लड़ मड़ रहे हैं आज की डेट में, मतलब कुछ नया होता है, ऐसा नहीं होता। तो आप समझ गए। तो इसी को जो हिमालय एक विशेष पहचान देता है कई मामलों में, इसी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, ये सब बांग्लादेश वाला इलाका। तो यहाँ का आपको भूगोल से लेके, ज्योग्राफी से लेके कल्चर तक अलग मिलेगा बाकी अलग देशों से जो उस साइड है। तो इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो मानसूनी हवाएं जब आती हैं, ऐसे आती हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पाकिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, म्यांमार, श्रीलंका, सभी जगह पे ये अपना प्रभाव डालती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ठीक हो गया। सेकंड क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास, यानी जो इक्वेटर है उसके आसपास के इलाकों में जो कोस्टल एरियाज हैं या छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, जैसे अपना अंडमान निकोबार को ले लो आप, या उसका श्रीलंका को ले लो, या इक्वेटर के आसपास के जैसे इंडोनेशिया को ले लो, उसके बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो उन जगहों को लेगोगे तो समुद्री जलवायु का अनुभव होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। समुद्री जलवायु का मतलब मैंने कई बार बताया आपको, मैरीटाइम इफेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे सी ब्रिज, लैंड ब्रिज मैंने बताई थी, तो सी क्या करता है, गर्मियों में लैंड के बराबर गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो सी से चलने वाली हवाएं जब जमीन की ओर आएंगी तो वहां पर हल्की सा टेम्परेचर कम कर देगा। इसको मैरीटाइम इफेक्ट कह सकते हो आप, एक वन ऑफ द एग्जांपल आप कह सकते हो इसको। तो समुद्री प्रभाव उसको पड़ेगा उसमें। तो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो आपका आंसर बहुत अच्छा है, बोथ आर करेक्ट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझ गए ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप मतलब महाद्वीप जैसा नहीं है, यानी सेक्रेटरी नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी होता ना उप सचिव वाला, उसका। तो ये हिमालय ही इसको एक पहचान देता है, जिसको हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, और इंडिया उसमें सबसे बड़ा है, तो इसलिए उसको भारतीय उपमहाद्वीप नाम दिया गया, आज से नहीं बहुत पहले से। आगे बढ़ा जाए, तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नए स्टूडेंट को भी हमारा गुड मॉर्निंग है। तो आप लोग बढ़िया से जुड़े रहें, और जिसको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। उसका मतलब यह है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा या नए नए स्टूडेंट होंगे, लेकिन वो सीख सकते हैं।
उष्णकटिबंधीय मानसून भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं कि 30 ही तक होगा, 30 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अगर लैंग्वेज के हिसाब से आप बात करेंगे तो लगभग यहां तक हो सकता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। दूसरा सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय मानसून सबसे अच्छा विकसित होता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये तो समझ गए ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। तो कह रहा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन इलाकों में दुनिया का सबसे बेहतरीन मानसून क्लाइमेट डेवलप होता है, बाकी जगह पे उतना अच्छा नहीं होता है। क्या इस बात पे सच्चाई है? कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है? पहला और दूसरा, या फिर कौन कौन से? आंसर सभी लोग दें, अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने, कोई आप जज थोड़ी हो कि आपने कोई एक डिसीजन गलत ले लिया तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है ना। तो अभी हम जज नहीं बने, आप छोटे मोटे इंसान है अभी, तो आप गलत आंसर दे सकते हो। तो अच्छी बात है कि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। देखो, ट्रॉपिकल मानसून अकर्स विद इन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ मतलब साउथ में भी होगा, नॉर्थ में भी होगा। देखो ऐसा है, इंडिया है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास कितना होगा? 0 डिग्री इक्वेटर होता है, 0 से थोड़ा सा 1 2 3 एंगल है ना, ये मैंने बताया था आपको। लैटिट्यूड्स मतलब जैसे ये 0 डिग्री का एंगल है तो 0 डिग्री का लैटिट्यूड हो गया, ये 1 डिग्री का एंगल होगा, ये 2 का होगा, ये 3 का होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 लैटिट्यूड्स बनेंगे, अक्षांश। ऐसे ये 45 का हो सकता है, ये 60 का हो सकता है एंगल, ये 90 का हो जाएगा। तो ऐसे मिला दोगे इनको तो सब अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, लैटिट्यूड्स। तो वो कह रहा है कि मैंने पढ़ाया हुआ है पहले पुरानी क्लासेस में सारा, ठीक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण होता है। तो भाई 0 यहाँ है तो उसके ऊपर कितना होगा? 1 डिग्री। तो ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आपने पढ़ा था डोल्ड्रम होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, पहले पढ़ा था। अब मानसून तो उससे थोड़ा सा ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे हम लेंगे। और हिमालय वाला एरिया है, भारत 37 डिग्री में खत्म हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट, तो लगभग 30 डिग्री, उससे ज्यादा भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि लगभग, हाँ ये बात ठीक है, नॉर्थ और साउथ में ये विकसित होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो ये लैटिट्यूड्स हैं ऐसे, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच जाती है। तो इस एरिया में आप कह सकते हो कि मानसून आता है, सही बात है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी कहा था कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा लगाना है। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ सबसे अच्छा विकसित होता है, थोड़ी देर में मैंने बोला ही था आपको कि सबसे अच्छा विकसित होता है, क्यों होता है इसके बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो मानसून का मतलब क्या हुआ? मानसून इज अ टेम्पररी विंड। मानसून क्या है? एक अस्थायी पवन है, टेम्पररी विंड है। मतलब मानसून जब आता है तो हवा की डायरेक्शन ऐसी होती है, मैंने पढ़ाया था आपको। मानसून जब आता है तो हवा की डायरेक्शन ऐसी होती है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि हवा साउथ वेस्ट से आ रही है। और जब मानसून आज की डेट में या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लौटना स्टार्ट कर देता है तो मानसून की दिशा ऐसे होती है। तो ये रिवर्स हो गया पूरा, पहले ऐसा था जून जुलाई अगस्त में, बाद में फिर रिवर्स हो गया। तो रिवर्सल या कंप्लीट रिवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवाओं की दिशा में पूर्ण परावर्तन जब हो रहा है तो ऐसे हवा को हम मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, ठीक है। तो मानसून में हवा एक बार ऐसे जाएगी तो फिर उल्टी हो जाएगी। जबकि मैंने परमानेंट विंड्स आपको बताई थी, स्थायी पवन है, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, और क्या बताया था? पोलर विंड्स। वो परमानेंट विंड्स थी, उनकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होता था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 2 का सी। गुड, आगे बढ़ा जाए। ये भी मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर की ओर होता है, ऑस्ट्रेलिया उत्तर पश्चिम मानसून का अनुभव करता है। When the sun is overhead at the tropic of Capricorn, ध्यान रखना है कैप्रिकॉन कह रहा हो, मकर रेखा के ऊपर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है। मानसून की उत्पत्ति भूमि और समुद्र के गर्म होने और ठंडा होने की दर में अंतर के कारण होता है। द मानसून क्लाइमेट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। ठीक, अब ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं बताया आपको, पहले बताया हुआ है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का अनुभव होता है। बताओ ऐसा होता है क्या?
कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? थोड़ा लंबा सवाल है, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसमें आप टेंशन न लें। और ये सवाल आपको आना चाहिए वैसे, कम से कम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट में भी आपको तो उतना क्लियर ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरे का ए सही होगा, क्या ये बात है? लड़का एक खतरनाक आ चुका है, वो कह रहा है कि तीसरे का डी सही होगा, क्या ये भी बात सही है? ऐसा भी हो सकता है। देखो सीधा सवाल है ये। सीधा सवाल कैसा है? जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर की ओर होता है तो ऑस्ट्रेलिया उत्तर पश्चिम मानसून का अनुभव करता है। आपको पता है ना? क्या पता है? ये जैसे इक्वेटर है, ठीक है, और हम कहते हैं कि इंडिया है। तो भारत में जब मानसून आता है तब ऐसे आता है। इंडिया में जो मानसून आता है तो कब आता है? इस टाइप से आता है, ठीक है। और इंडिया में मानसून आता है किस महीने में? 1 जून को। आप कहते हो कि जून के समय में भारत में मानसून आता है, मतलब मानसून की हवाएं की डायरेक्शन इंडिया में कुछ ऐसे होती है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वाले मानसून की डायरेक्शन क्या होगी? इस वाले मानसून को क्या कहते हैं इंडिया में? नॉर्थ वेस्ट कहते हैं कि साउथ वेस्ट कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कहते हैं या क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी, कौन सा मानसून कहेंगे इसको, जो भारत में जून के महीने में आएगा? जरा कमेंट करके बताओ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, क्या क्या कहेंगे इसको, इस वाली मानसूनी हवाओं को? अब भारत में मानसून क्यों आता है? जून का महीना है तो सीधा सी बात है कि जून के महीने में सन कहाँ होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सन क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होता है ना। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तभी तो भारत में गर्मी होगी, और जब गर्मी होगी तो गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठेगी, हवा फैल जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है। मतलब का मोटा मोटा ये कह सकते हो कि इस एरिया में सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सन यहाँ की नॉर्थ में शिफ्ट करेगा, क्योंकि हम जून के महीने की बात कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि 21 जून को सन वर्टिकल होता है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 21 जून। और 1 जून के आसपास भारत में मानसून आ जाते, प्रोबेबल डेट है। यानी सन कहीं यहाँ होगा तो भारत में गर्मी होगी, और यहाँ सन नहीं है सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे। ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ मिलता है, अगर आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया आपका, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडा रहता है गर्मियों के समय जब हमारे गर्मी होती। इसका नाम बताओ आप। इंडिया में जो मानसून आ रहा है इसका नाम क्या है? कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, कुछ लोग साउथ वेस्ट कह रहे हैं। कौन सा आंसर होगा जरा बताओ, फिर मैं थर्ड वाले का बताता हूं आपको। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भारत में जब मानसून आता है तो उस मानसून को किस टाइप की डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये सवाल मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है। बताओ, खाली 2 ही लोग आंसर दे रहे हैं इसका। हवा जिस डायरेक्शन से आती है उसका नाम वही होता है। जैसे हम बात करते हैं ना ईस्टर्ली, ईस्टर्ली का मतलब हवा ईस्ट से आ रही है, वेस्टर्ली का मतलब हवा वेस्ट से आ रही है। आ कहां से रही है ये नाम होता है, जा कहां रही है इससे मतलब नहीं है। ये सिंपल है। अगर कोई आदमी मान लो अमेरिका से आ रहा है ना, अगर कोई आदमी अमेरिका से आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? अमेरिकन। ठीक, पाकिस्तान से आ रहा तो हम कहते हैं पाकिस्तानी है, नेपाल से आ रहा तो नेपाली है। ऐसे ही कोई इंसान अगर आपका ससुराल से आ रहा है, मान लो, अब ये याद हो जाएगा आपको, अगर इंसान ससुराल से आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? ससुराली। तो ऐसी हवा अगर कहां से आ रही है? पूरब से आ रही तो पूर्वा, पश्चिम से आ रही तो पछुआ, वेस्टर्ली। और अगर ससुराल से आ रही तो वेस्टर्ली या ससुराली, ससुराली होगी। ठीक है ना? तो ये बताओ, ये कहां से आ रही है हवा, किस डायरेक्शन से आ रही है? आप डायरेक्शन का तो पता होना चाहिए ना आपको। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हवा इस डायरेक्शन से आ रही तो कौन सी हवा कहोगे इसको आप? ये ज्योग्राफी थोड़ी है, ये तो सिंपल है, आना चाहिए। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इसको क्या बोलोगे आप? साउथ वेस्ट। तो इसीलिए भारत का मानसून क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। और अगर ऐसे आ रही हवा तो क्या कहेंगे उसको? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे आ रही तो नॉर्थ वेस्ट, और ऐसे जा रही तो साउथ ईस्ट। तो हमें कौन सा चाहिए यहाँ पे? साउथ वेस्ट मानसून होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो ठीक है, साउथ वेस्ट आंसर दिया आपने, एक आंसर गलत था, वो ध्यान दे थोड़ा सा मामले में। अब वो क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपका है, जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तो ऑस्ट्रेलिया उत्तर पश्चिम मानसून का अनुभव करता है। ठीक है।
उत्तर पश्चिम मानसून का अनुभव करता है। अब वो मकर रेखा के ऊपर होता है कह रहा है, यानी कि अब मकर रेखा तो ये तो कर्क रेखा है ना, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया जहां था वहीं रहेगा हमेशा। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मान लो ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ, मकर रेखा है। अब सन इसके आसपास है कह रहे हो, मकर रेखा के ऊपर होता है सन, तो सन तो साउथवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो ऐसे में टेम्परेचर यहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर यहां क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर कम का मतलब यहां पर मोटा मोटा हाई प्रेशर हो जाएगा और यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। हवा गर्म जितनी ज्यादा होगी, हवा फैलेगी तो वायुदाब कम हो जाता है, समझ गए ना, लो प्रेशर हो जाएगा और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है। ठीक, अब यही हवाएं जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और जब ये इक्वेटर को पार करेंगी, जैसे ही ये इक्वेटर को पार करेंगी, तो ये बताओ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा कहां को, कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा किस डायरेक्शन में जाती है, राइट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट होती है कि लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट होती है, कमेंट करके बताओ। ठीक, आप देख रहे होंगे कि हवा राइट हैंड में जा रही है, क्योंकि हवा को जाना था ऐसे इधर को, तो मैं इधर की ओर आ रहा हूं ना, तो इधर को चला गया, तो मैं कौन सा हाथ है मेरा, राइट हैंड। लेकिन अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ, ये पढ़ाया हुआ था मैंने, और फेरल के नियम से जैसे इक्वेटर को पार करेगी तो हवा सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती, कहां की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ऐसा ऐसा बनता है ये, तो ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में आपको कौन सा मानसून है ये, इस मानसून का नाम बताओ जरा, फेरल के नियम से होगा ना वो, इंडिया में कैसा, भारत में राइट हैंड और वहां की ओर लेफ्ट हैंड, तो अगर ये ऐसा है तो क्या नॉर्थ वेस्ट होगा ये, क्या इतनी बात समझ में आई, नॉर्थ वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, किसकी ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी भी नए स्टूडेंट जो आए हैं, जो जुड़े उनको मेरा नमस्कार। क्लासेस रेगुलर किया करो आप लोग, अमावस्या जैसे 15 दिन के बाद आती है, 14 दिन के बाद आती है, वैसे वैसे कई लोग अमावस पूर्णिमा टाइप से दिखाई देते हैं, क्या होगा उससे बताओ, रेगुलर रहिए, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो ये सही है। दूसरा, मानसून की जलवायु भूमि और समुद्र के गर्म और ठंडे होने की दर पर प्रभावित करती, मैंने बताया था स्टार्टिंग का फिनोमेना है ये, तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था कभी हम गर्म हो जाएंगे, कभी वो ठंडा हो जाएगा, गर्मी के दिनों में जमीन ज्यादा गर्म हो जाती, पानी ठंडा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर इसी से क्रिएट होगा। तीसरा है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का अनुभव होता है, मतलब वो कह रहा है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर हाई टेम्परेचर या समर सीजन फील करेगा। कैसे हो जाएगा ये बताओ, जब यहां वर्टिकल है तो यहां गर्मी कैसे होगा, ठंडा नहीं होगा यहाँ पे, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो आंसर क्या होगा, ए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर अच्छा लगाया, गुड। एक को छोड़ के वो बेहोश चल रहा है, और उसका नाम मैं लेना चाहूंगा, बहुत जरूरी है यहाँ पे लेना, क्योंकि ऐसे आंसर कैसे आप कर सकते हो। इसमें दो खूंखार स्टूडेंट हैं हमारे, एक विनय और अमित, इनके आंसर्स में देख रहा हूं काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो जा रहे हैं आजकल। कहां गए हो तुम लोग, ससुराल तो नहीं चले गए कहीं, हाँ भाई, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में वर्टिकल है, नहीं सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मकर कर्क रेखा में सूर्य लंबवत है, यानी हमारे यहाँ लंबवत हो, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्म कैसे हो जाएगा भाई, इससे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कोई हो सकती है क्या, ऐसे आंसर देना मतलब क्या है, गुनाह है। चलो आप और ध्यान दो थोड़ा सा। फोर्थ क्वेश्चन, मानसून जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून जलवायु कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से घिरा क्षेत्र है। मानसून क्लाइमेट इज द रीजन बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर।
तो थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, क्या वो बाउंड है, मतलब उसी के बीच में मानसून आता है, उससे ऊपर नीचे नहीं आता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल, दिस रीजन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस इन जोन, ITCZ जिसको हम कहते हैं अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण जोन, इससे प्रभावित नहीं होता है। अब ITCZ क्या होता है ये समझ में आएगा अभी आपके। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या इंडिया के मानसून में ITCZ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। दूसरा, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में ही मानसून आता है, उससे बाउंडेड है, लिमिटेड है, उससे बाहर एक्सटेंड नहीं करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। आप पूरा आंसर नहीं भी दे पाओ तो लेकिन स्टेटमेंट वाइज आप आंसर ठीक कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा क्या है। तो कई लोगों ने आंसर ए लगाया है और कई लोगों ने डी लगाया है। ए का मतलब है कि 1 सही है, 2 गलत है, और डी का मतलब है कि दोनों ही गलत हैं। कौन सा होगा बताओ। डरो नहीं, आंसर लगाने में डरना नहीं है। मैंने क्या कहा, जुबान फिसलने का या डर जो है वो आपको नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि आप सीख रहे हो। जुबान फिसलने या फिर गलत डिसीजन का डर किसको होना चाहिए। बड़े बड़े उस पर बैठे हुए हैं जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिनका फर्क पड़ता है, चाहे वो नेता हो चाहे जुडिशरी वाले हों। फोर्थ का आप लोग कह रहे हो कि क्या डी, कभी ए हो रहा है कभी डी हो रहा है। अब डी वाले कहां से आगे इतने ही, अभी तक तो ए वाले थे ये। चलो खैर, पहली बात तो इसको कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो सही मान रहे, पहले तो मुझे बताओ। अभी अभी हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे पहले वाला ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपका कहना यह है, मतलब अगर आपने ए वाले स्टेटमेंट को सही माना है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही मानसून आता है, उसी में बाउंड है, उससे लिमिटेड है, उससे ऊपर मानसून नहीं जा आता है। मतलब दिल्ली यहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ही तो है दिल्ली। दिल्ली ये है, ये इलाहाबाद है, ये पटना है, ये कश्मीर है, ये शिमला है, ये देहरादून है, ये जयपुर है। क्या इन इलाकों में मानसून नहीं आता है। दिल्ली में मानसून नहीं आता, यूपी में मानसून नहीं आता क्या। तो पहला आंसर जिसने भी सही माना है, अनर्थ हो गया है ये, है ना। पहला आंसर कई लोगों ने सही माना, एक आध लोगों ने गलत, बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बाकी ने ठीक आंसर दिया था डी, गुड। तो ये इससे बाहर भी तो जाएगा मानसून। अरे हम जहां पे रहते हैं नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे, वहां तो मानसून आता है ना। समझ गए मेरी बात। ब्लंडर मिस्टेक, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तो गलत है। अब हाँ, इसको आप गलत कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मे भी आपको ITZ नहीं पता हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि ITZ आपको ना पता हो। देखो ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगर ये सवाल बहुत खास है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पहली बात तो जोन है, जोन का मतलब एक एरिया होगा, कोई लाइन वाइन नहीं होगी। दूसरा सवाल इस पे है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण, मतलब हवाएं पास आती होंगी, कन्वर्जेंस होता होगा। तीसरा सवाल है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण, मतलब गर्म जगह होगी, ठंडी हवा नहीं होगी, गर्म होगी, इंटर ट्रॉपिकल। तीसरा है आपस में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, मतलब दो अलग अलग जोन की हवाएं आपस में जहां पे कन्वर्ज करती हैं, अंतर उष्ण अभिसरण जोन कहेंगे उसको, ITCZ। देखो होता क्या है, यही इसी का रोल है। साइक्लोन से लेके इंडियन मानसून से लेके ITCZ इतना ज्यादा पॉपुलर है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये इक्वेटर है, आपको पता है कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, डोल्ड्रम हम उसको कहते हैं, है ना। ये हवा होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, याद होगा आपको, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, क्योंकि उत्तर पूर्व से आ रही हैं। इन हवाओं को हम कहते हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, यानी कि दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें। ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में ऐसे आपस में मर्ज करती हैं, ठीक है ना, कन्वर्जेंस। यहीं पर क्यों करती है, क्योंकि बीच में कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, ठीक। तो यही जो जोन है ये, जहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपस में मिलती हैं। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलके ऐसे ऐसे हो जाए, मिलेंगी और मिलके फिर ऊपर उठेंगी।
यही जो जोन है विच इज कॉल्ड ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मेरी बात समझ आई? जहां पर इस जोन और इस जोन की हवाएं आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। अब ये हवाएं यहां पर जोन है ना, तो काफी बड़ा एरिया होगा ये हवाएं यहां पे इसलिए मिलती हैं क्योंकि सन यहां पर हमने मान लिया कि वर्टिकल होता है। ये डायग्राम मैंने बताया भी था आपको। अगर सन इक्वेटर के आसपास वर्टिकल है तो ITZ मतलब जो लो प्रेशर ट्रफ है, लो प्रेशर होगा तभी तो मिलेंगी हवा, क्योंकि हवा हमेशा हाई से कहां आती है, लो आती है। तो जब भी हवाएं दो अपोजिट डायरेक्शन से कन्वर्ज करेंगी वो तभी करेंगी जब बीच में कैसा हो, लो प्रेशर हो। मतलब ऐसे ले लो कि एक नदी का वो है, घाटी है, वैली है, यहां से भी नदी आ रही, यहां से भी नदी आ रही, दोनों ओर से नदियां क्यों आ रही हैं, बिकॉज ये गहरा है, ठीक है। तो उसमें आप कह सकते हो कि लो प्रेशर एरिया है, वहां पे हवा कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां से हवाएं कहां उठ रही, ऊपर उठ रही, आएंगी ऐसे ऊपर जाएंगी। तो यही जोन ITZ कहलाता। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड लो प्रेशर जोन, ट्रफ, मानसून ट्रफ भी इसको कहते हैं। ट्रफ मतलब होता है गर्त, लो प्रेशर एरिया। अब सन हमेशा तो यहां रहता नहीं है, सन हमेशा यहां नहीं रहता है। अगर भारत में मानसून की बारिश आपको करवानी है तो सन को कहां को शिफ्ट होना पड़ेगा, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे आजकल भारत में मानसून नहीं आ सकता क्योंकि ठंडा आने वाला है, तो सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा। तो जैसे ही सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। टेम्परेचर में जहां चेंज आएगा वो उससे प्रेशर में चेंज आएगा। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो इस एरिया में लो प्रेशर होने लग जाएगा हमारे यहाँ। तो यहां कैसा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, मोटा मोटा समझाने के लिए। तो यहां की जो हवाएं थी ऐसे, जिसको हम, ये सवाल मैंने पहले आपको करवाया था, दूसरी लैंग्वेज में था, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये इक्वेटर को पार करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर। जब ये इक्वेटर को पार करेंगी, ड्यू टू द फेरेल्स लॉ, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यही हवाएं तो साउथ वेस्ट मानसून है। अलग से थोड़ी हवा आएगी, हवा कहेगी अच्छा मैं मानसून की हवा हूं, तुम हटो हटो मैं मानसून की हवा हूं। बाद में दूसरी हवा को अगर तुम हटो हटो मैं ये हूं। हवा एक ही है, डायरेक्शन के हिसाब से उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि पूरा हवा को हटा के निपटा दिया जाएगा फिर दूसरी हवा से कहा जाएगा अच्छा तुम आओ तुम अलग वाली हो, ऐसा नहीं होता। तो ये साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो जब ये हवा यहां ऐसे जाएगी तो ये जो ITCZ यहां पे था ये यहीं रहेगा नहीं, ये भी कहां शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो व्हाइट वाला मैंने दिखाया, ये वाला, तो जो इक्वेटर के पास मिलन हो रहा था वो अब भारत में मिलन होगा। तो जहां पर भारत में मिलन होगा, ऐसे ऐसे दोनों टकराएंगी, तो वहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो बारिश करेगी। यानी ITZ का होना भारत के मानसून के लिए बहुत जरूरी है। भारत में मानसून तभी आएगा जब ITZ यानी दो हवाओं का मिलन कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है, इंडियन लैंडमास में हो रहा है। मेरी बात समझ गए? आज के डेट में जब आप जाड़े में देखोगे तो ITZ कहां होगा, जब सन साउथ में शिफ्ट हो जाएगा, ये हवाएं ऐसे मूव करेंगी, ये, तो अब ITZ भी कहां होगा, इधर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आपका आंसर क्या था फिर? आपका आंसर होना चाहिए ITZ प्रभावित नहीं करता है। भाई ITZ ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ITZ नहीं होगा तो भारत में मानसून नहीं होगा। ITZ का न होने का मतलब जब हवाएं मिलेंगी ही नहीं, ऊपर ही नहीं उठेंगी, तो बारिश कैसे करोगे आप? समझ गए ये बात? एक बार कमेंट करके बता दो कि हम समझ गए हैं। इसलिए आंसर डी होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, ये आपने दिमाग लगाया। अब जैसे मैंने ITZ आपको समझा दिया, थोड़ा बहुत MCQ चल रहा ना, पूरा कैसे समझा सकता हूँ इसमें, इसके लिए तो फिर पूरा क्लास के हिसाब से चलता है कि यार स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है उसमें। तो वो तो क्लास की बात अलग होती है, क्लास की अपनी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत भी समझ गए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में, तो थोड़ा सा आप क्लासेस कर लो, थोड़ा सा आप अपना बुक्स पढ़ लो, तो अपना काम चल जाता है। इससे आगे बढ़े। देखो मैंने कहा विवाह हुआ कि नहीं, अभी देवरानी जेठानी कहां से आ गए, तो वहां से आंसर आ रहा नहीं हुआ। अरे हो जाएगा, बस भरोसा रखो ऊपर वाले पे। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ हो ना हो, विवाह जरूर हो जाता है, मूल अधिकार है ये। अब किस आर्टिकल में छुपा हुआ है, किसी पॉलिटी वाले सर से बोलना कि संविधान मौन है किस पे, विवाह में, तो कैसे होता है ना? तो नौकरी लगे ना लगे, हमारे यहाँ विवाह की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो आप चिंता न करें।
हो जाएगा। देखो विवाह का नाम सुनते ही कई लोग खुश हो जाते हैं, इसमें मैं यही देखना चाह रहा था कि कितने लोग एकदम मस्त हो जा रहे हैं विवाह का नाम सुनते ही। चलो ठीक है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, तुम सबका विवाह होगा तुम्हारा। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पर आपको विचार करना, ठीक है। तो मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बता दिया है, कुछ कंसेप्ट यहाँ पे है। ये सवाल को आप सही कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आजकल जितने भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, इसमें ये लॉजिकल सवाल बहुत ज्यादा है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है तो बढ़िया से आप करो इसको। कि ऐसी बातों में मजा आता है, ये बताओ। यहाँ पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में कम मजा आ रहा है। एक टॉपिक होना चाहिए यूपीएससी को, एक कुछ नाम रखना चाहिए उसका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए सब्जेक्ट का, जिसमें इसी टाइप की बातें हों, आम जिंदगी से जुड़ी हुई, कि ससुराल कब जाएगा, कब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सब। पता चल रहा वहां स्टूडेंट और ज्यादा तेज है, टीचर कमजोर पड़ गया है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे सामान्य तौर पर शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, भूमि से समुद्र की ओर बढ़ता है। क्या ये बात सही है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, बहुत दिमाग से आंसर लगाना, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया हुआ आपको ये। मार्च से मध्य जून के दौरान मध्य भारत में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब मैंने बताया था आपको, हवा ने जितना पानी पिया है और उसकी जितनी क्षमता है उसका परसेंटेज, जैसे पसीना वसीना आता है आपको, गर्मी होती है, मॉइस्चर वाली बात ज्यादा होती है। क्या ऐसा होता है? तो इसमें और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आंसर देना। तो लॉजिकल तरीके से अगर आप सोचोगे तो आंसर आप सही दोगे इसमें। 5वां नंबर है ये। अब देखो ये बताओ, ये क्या कह रहा है, इसको क्या, देखो भावनाओं को समझो। आप लोग डायग्राम जरूर बनाओ, अगर आप इसको डायग्राम से बनाते तो कितना अच्छा होता है। ये भारत है, तो अगर उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मतलब हवा कहां से आ रही होगी? नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट से जब हवा आएगी, तो अभी अभी बताया था मैंने, जाने वाला मानसून कौन सा है? साउथ वेस्ट। और आने वाला कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। अभी एक डायग्राम बनाया था, तो आप लोग ना पढ़ने का तरीका थोड़ा सही करो अपना। ये नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया हुआ है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये बताया था मैंने। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून ऐसे आ रहा है, लौटता मानसून इसको कहते हैं शीतकाल में। तो ये जो मानसून ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है ये, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे सामान्य तौर पर जाड़े में आता के रूप में जाना जाता है, भूमि से समुद्र की ओर बढ़ता है। ये जमीन है, तो जमीन से सी की ओर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बताओ? तभी तो बारिश नहीं होती इसमें, क्योंकि वो जमीन से आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट में कहां गलती नजर आ रही है आपको? क्या स्टेटमेंट पहला गलत है? और दूसरा स्टेटमेंट तो इजी है कि भाई मार्च, इसमें तो भयंकर गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा कैसे होती? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है? जब जून में मानसून आ जाता है, बादल आ जाते हैं, जून जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती है। लेकिन ये बात करा करते कब की? मार्च अप्रैल मई में। उन दिनों तो बहुत ज्यादा गर्मी होती, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बादल बादल कम होते हैं, ना के बराबर। तो ये तो गलत है, ये तो स्टेटमेंट सही है ना? है? ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकते हो आप लोग? ये तो चलो ठीक है, ये आपने आंसर ठीक दिया, किसी ने ये भी तो नहीं दिया गलत। नहीं सॉरी, ये सही है वाला तो नहीं था कोई खतरनाक इंसान। तो समझ गए, नॉर्थ डायग्राम पे फोकस किया करो। मैं ये डायग्राम क्यों बना रहा हूं, नहीं तो मैं खाली लेक्चर नहीं दे देता आपको, लेक्चर भी तो दिया जा सकता था ना बड़े बड़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉट ड्राई सीजन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, लेकिन एग्जाम में कोई बताएगा नहीं आपको, ये खुद से चेक करना है। हॉट ड्राई सीजन या वेदर, वैसे इसमें मौसम लिखा है, उसमें सीजन है, जो भी है समझ गए आप। कौन सा गलत है इसमें? गर्म शुष्क मौसम के संदर्भ में सूर्य कर्क रेखा की ओर उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तटीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक होता है, इस अवधि के दौरान कम वर्षा होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। एलिमिनेशन जो है ना, जो तरीका है उसका, उसको फॉलो किया करो हमेशा। सारे सवाल आपको यूपीएससी में 100% ऑप्शंस के हिसाब से आएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो। आपको ही क्या, टॉपर भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसके प्री में सबसे ज्यादा नंबर है या फाइनल में भी, उसको भी
कई बार 50-50, 60-40 में आपको आंसर देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। तो आपका आंसर है, कई लोगों का सी आंसर ज्यादा का आ रहा है। देखो सवाल ना थोड़ा सा, मैंने कहा ना ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, इसमें तो कंफ्यूजिंग है। देखो, कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। सन इज नॉर्थवर्ड शिफ्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा की ओर, है ना, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है, उसमें लिखा रहा है कि कर्क रेखा से भी उत्तर जैसा हो जाता, नहीं, तो ये तो ठीक है। इसके हिसाब से नॉर्थवर्ड शिफ्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा की ओर, उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ये बात सही है। दूसरा सवाल है, कोस्टल एरियाज टेम्परेचर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई कोस्टल एरियाज में, जैसे मुंबई में है या कोच्चि में है या गोवा में है, जो तटीय क्षेत्र हैं। कभी सुना आपने कि गोवा में, मुंबई में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया हो? कभी आपने ऐसा सुना हो कि मुंबई में, गोवा में, या जो कोस्टल एरियाज हैं भारत के, अप्रैल मई के महीने में 45-48 डिग्री टेम्परेचर चला गया? वेरी वेरी हाई कह रहा है वो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। नागपुर में चला जाएगा अलग बात है, जयपुर में चला जाएगा, दिल्ली में चला जाएगा, इलाहाबाद में चला जाएगा, हिसार में चला जाएगा, अलग बात है, क्योंकि वो अंदर हैं, कॉन्टिनेंट्स के में है, यानी सी का इंपैक्ट का मैरीटाइम इफेक्ट अभी तो पढ़ा है, तो थोड़ी देर पहले। तो इस एरिया में, जो कोस्टल एरिया है, उसमें तट के पास तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसमें, कोस्टल एरियाज का, क्योंकि ओशन या सी उतना गर्म नहीं होगा जितना जमीन होगी। तो जमीन, सॉरी, सी से जमीन की ओर हवाएं चलती रहती है, सी ब्रीज, जिसको मैंने कहा था कल परसों क्लास में, तो उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है इसका। तो वेरी हाई कहां से हो जाएगा आंसर? तो ये क्या है? रॉन्ग आंसर है। और थोड़ी बहुत वर्षा तो हो ही जाती है, देयर इज अ लिटिल रेनफॉल, जिसको हम प्री मानसून रेन भी कहते हैं, जैसे मैंगो शावर, टी शावर, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो छुटमुट बारिश नहीं होती, क्या लिखा है उसने, देयर इज अ लिटिल रेनफॉल। वो ये थोड़ी कह रहे कि बहुत वर्षा होती है, कभी कभी तो अप्रैल मई में बारिश होती है कि नहीं होती है, कई जगह पे होती है, तो बहुत कम बारिश तो हो ही जाती है इसमें। तो ये तो नन ऑफ द अबव तो तब होगा कि जब इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी इज राइट आंसर। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग दिमाग। देखो यहां दर्द छलक रहा है, छलक रहा है दर्द तुम्हारा बनकर सूर्यमंडल, ये एक पुरानी कहावत है। देखो दूसरा वाला भाई भी और खतरनाक है, वो कह रहा है कि हम लोगों के लिए कोई क्या मेंटोरशिप प्रोग्राम है अवेलेबल। देखो ये तुमने भावनाओं वाली बात कर दी। देखो पहली बात तो ये है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, समझो। सिलेक्शन होता है सही तरीके से पढ़ने से। पढ़ने को तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है आज की डेट में, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे गरीब हैं या जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वो तो खैर किस्मत ही खराब है, चलो छोड़ो, बाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कर नहीं रही है। लेकिन ज्यादातर भारत अभी पढ़ रहा है ना, यूपीएससी में फाइट दे रहा है। तो अब पढ़ाई वाली बात ही नहीं, आप पढ़ते कैसे हो और दिमाग कैसे लगाते हो, एनालिसिस कैसे करते हो आप दिन भर। आप पढ़ाई करने के बाद कितना टाइम उसके बारे में सोचते हो कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ना चाहिए, उस पे जब आप दिमाग लगाओगे ना, तब काम चलेगा वो। समझ आई बात? एक होता है काम करना, एक होता है सही तरीके से काम करना। तो सिलेक्शन लेने में भी यही फर्क है, एक होता है पढ़ना, एक होता है सही तरीके से पढ़ना। सही तरीके से पढ़ने की डेफिनेशन नहीं पता किसी को, वो तब पता चलती है जब आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, आप फाइट करने लग जाते हो, तब इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे विराट कोहली जैसा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अब कभी चल रहा है कभी नहीं चलता, तो ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कभी हमेशा कोशिश तो करता होगा ना कि मुझे सही खेलना है करके। तो जब उतनी बड़ी जगह पे दिक्कतें हो सकती हैं, तो फिर हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो समझ गए आप? यानी हर दिन सोचा करो कि सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए कि मुझे ढंग से याद हो। अब इस पे ये जो सवाल है कोस्टल एरियाज में, तो आपको दिमाग में रखना है कोस्टल एरियाज मतलब कौन सा एरिया, कोस्ट के पास क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा? तो ये पहले से पढ़ा हो ये जरूरी नहीं है। इसमें अगर आप लॉजिकल तरीके से एग्जाम लगाओगे, थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही किसी नए इंसान से पूछ दो आपको बता देगा इसका आंसर। तो थोड़ा सा पहले से पता हो और फिर आप उसमें एनालिसिस करो, दिमाग लगा रहे हो,
तो ये आंसर आपके बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये सारी चीजें टू द पॉइंट बुक्स पे लिखी हों, ठीक है ना। तो पढ़ना अच्छे से, तब जाके आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। मतलब अगर आपसे कोई कह रहा है, देखो ध्यान दो, तुम कितने खतरनाक माँ बाप बनोगे बाकी आने वाले समय में अगर मेरी बात आप समझ गए। जैसे कोई कह रहा है कि यार मैं पढ़ रहा हूं, ठीक, तो उसमें खुश होने की बात नहीं है आज की डेट में। जैसे कोई बहुत गरीब आदमी है, उसकी पहली खानदान में पहली बार कोई पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है 6 7 8 में ऐसे कर रहा है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद घर से आप ठीक ठाक हो, आपके माँ बाप ने आप पे पैसा खर्च किया है, आप बाद में क्या 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 कर रहे हो, नहीं हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर दो सवाल आना चाहिए। पहली बात तो चलो पढ़ रहा है, अच्छी बात है। दूसरा डाउट आना चाहिए बड़ा वाला, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या ऐसे नहीं पढ़ रहा कि बहुत बड़ा बेरोजगार 5 साल के बाद जैसे इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के बाद अखंड बेरोजगारी की लाइन में खड़ा हो जाए। मतलब पढ़ भी रहा है, पता नहीं किस तरीके का पढ़ रहा है, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, ये विवाह में देरी हो जाएगी इसका नौकरी न मिलने से। तो दूसरा सवाल यही उठना चाहिए कि सही तरीके से पढ़ रहा है कि गलत तरीके से पढ़ रहा है, ये मेन होता है। इसीलिए जब भी आप नॉर्मल आदमी से बात करोगे, किससे, नॉर्मल आदमी से, मतलब जिसको जैसे पढ़ाई की बात कर रहा हूं, जैसे किससे अगर आप बात करोगे कि जिसको पढ़ाई लिखाई से कभी उसका ध्यान नहीं गया, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे आदमी से कहोगे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो गांव में भी होता है इधर उधर, तो बड़े खुश होंगे, हो सकता है, या उनको थोड़ा सा अलग चला, अच्छा यूपीएससी की तैयारी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम तो पढ़ाई लिखाई वाले हो, ठीक हो गया। लेकिन मुझसे से लोगों से अगर आप बात करेगा कोई स्टूडेंट कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मतलब मेरे गांव में घर में इधर उधर जाके, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा, ये मेरे क्या सभी के समझ में आएगा, सवाल आएगा जिसने यूपीएससी की तैयारी करी है और जो उससे लिंक कर रहा है। पहला सवाल यही आना चाहिए, कर रहा है अच्छी बात है, दूसरा ढंग से कर रहा है कि बेरोजगारी की लाइन में खड़ा होने के लिए कर रहा है। तो आप भी उस चीज को समझिए, आप पढ़ रहे हो तो किस हिसाब से पढ़ रहे हो। अगर सही से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। अगर गलती से भी इधर उधर पढ़ रहे हो तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, ये बात आप समझ गए ना। और दूसरी बात इसने जो कही भाई ने, दूसरे ने, मेंटोरशिप वाली बात, कौन सी, मेंटोरशिप। देखो एक दिन में कुछ नहीं होता, मेंटोरशिप प्रोग्राम ठीक है, कभी कभी ठीक है, कभी कभी नहीं है, वो भी हम करते कैसे हैं उसको। जैसे हमें लगता है कि कोई एक दिन हमें ऐसे बैठा दे टेबल के सामने और कोई हमें बता दे कि ऐसे ऐसे होता है और उसमें तो बड़ा मजा है, हम सब सीख जाएंगे एक दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप रेगुलर सीखते हो, जैसे मैंने आज कुछ चीजें आपको सिखाई, मैंने कुछ पढ़ने का तरीका सिखाया, किसी दूसरे बंदे ने आपको सिखाया, कुछ आप खुद से सीख जाते हो, कुछ आप दोस्तों से सीखते हो, तो धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में कोई कह दे तुम ऐसे कर लो तुम कर लोगे उसको। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाला चैप्टर को पढ़ लो, इसी में बढ़िया दिया हुआ, ये किताब में ठीक दिया, आप पढ़ लोगे क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। पढ़ने का तरीका धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप कह रहे हो कि रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहे या विराट कोहली से नहीं बन रहे, तो कितने खिलाड़ी हैं उनके आसपास, फोन करके तेंदुलकर से पूछ ले, वो किसी दूसरे से पूछ ले, गावस्कर से पूछ ले कि कैसे खेलना, वो बता देगा आपको तुम्हारी गलती ये है, तुम यहां पे गलती कर रहे हो। क्या अगले मैच में वो गलती नहीं करेगा फिर? तो समझ, बॉलर भी तो मेहनत कर रहा है ना दूसरा, यानी आपके साथ जो और कॉम्पिटिटर है वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। इसलिए एक दिन में सीखने वाली भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हम रेगुलर सीखते हैं। और जो एक ही दिन में सीखने वाली भावनाएं हमारे दिमाग में आती हैं, है ना, कई बार, तो उसमें फिर नुकसान ही होता है हमारा। तो इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती सिर्फ क्या है, एक वो होती है ना कि एक होता है ना उम्र और दूसरी होती है अकल। उम्र और अक्ल की भेंट नहीं होती, मतलब आपस में ये दोनों बहुत कम मिलते हैं। अगर ये दोनों एक में मिल जाए, डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आदमी इंसान ऐसे जाएगा ऊपर, ग्रोथ करेगा जबरदस्त वाली। तो इसका मेल करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो उम्र है उस पर अकल लगानी है, बस धीरे धीरे सीखो, इतनी भी देर न हो जाए कि एग्जाम ही निकल जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखो, रेगुलर सीखो, हर क्लास में सीखो कि आज नया सीखने को क्या मिला। यही मेंटरशिप होता है। वो तो खाली एक अलग चीज है कि आप बैठ गए, हमने कुछ 2 बातें बता दी, वो भी ठीक है, लेकिन उससे समझ में आएगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कौन कैसे पढ़ रहा है उससे क्या करना है तुमको, कौन कैसे पढ़ रहा है। जैसे आपको लगता है कि आप सही पढ़ रहे हो तो आप सही जा रहे हो, धीरे धीरे आपसे अगर सवाल बन रहे, लेकिन उसके लिए क्या होगा, धीरे धीरे आपको लगना पड़ेगा अपने पे, धीरे धीरे आपको
लगना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा काम करोगे आप अपने आप में, अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। और ये एक दिन में नहीं होता है, कभी 2 महीने, 1 महीने, 20 दिन लगातार ढंग से पढ़ के तो देखो। नहीं तो 90% स्टूडेंट अमावस्या को क्लास स्टार्ट करता है, मतलब पढ़ाई शुरू करता है, अगली पूर्णिमा जो कि 14-15 दिन में आ जाती है, वहां तक जाते जाते डिफ्यूज हो जाता हो, खत्म हो जाता हो। बात मेरी समझ में आई? फिर क्या करेगा वो 2-3 दिन या 2-3 महीने फिर आउट रहेगा, फिर कहेगा हम तो यूपीएससी की तैयारी करते थे, फिर किसी दिन अमावस्या पूर्णिमा से फिर से स्टार्ट करेगा, दूसरे पखवाड़े तक जाते जाते फिर फ्यूज हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो इसको आप पहले क्या करो, कंट्रोल करो। विनोद कांबली और तेंदुलकर में यही तो फर्क है, बाकी आप समझ गए जो मैंने एग्जांपल दे दिया कांबली वाला। ठीक है, पहले किताब तो खुलनी चाहिए सही टाइम पे। किताब अगर आप सही टाइम पे खुल गई तो शुरुआत यहीं से होगी। पहले पहले पढ़ने का, टेबल पे अपने को रखने का, चिपकने का एक वो बनाओ, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। किताबें खुलेंगी, पलटेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। जब किताब ही नहीं खुलेगी तो कैसे होगा? बताओ जरा, कौन सा स्टेटमेंट इस पे सही होगा? ठीक है, लगे रहो। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस आप लगे रहो। बताओ फिर अब, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक प्रमुख वर्षा ऋतु है। सही बात है क्या ये? दक्षिण पश्चिम मानसून, आप तो समझ गए ना भारत का मानसून कौन सा है। अरब सागर की शाखा के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पर्वतीय वर्षा भारी होती है, मतलब काफी ज्यादा वर्षा होती है वेस्टर्न घाट्स पे। ये एक सवाल मैंने बताया हुआ आपको, फटाफट इसका आंसर दे दो आप मुझे। 7th का आंसर आप दे रहे हो, वेरी गुड। ये आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया आपके मानसून। अब आप सवाल कर लोगे, कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। ये तो साउथ वेस्ट मानसून भारत में सबसे मेन मानसून करता है, तो 2/3 बारिश इसी से होती है भारत में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको, यहां पर पश्चिमी घाट माउंटेन है, तो वेस्टर्न घाट माउंटेन से जब ये हवाएं साउथ वेस्ट मानसून जो पानी पी के फुल ऑफ मॉइस्चर आती हैं, वेस्टर्न घाट से जब टकराती है तो हवा विंडवर्ड साइड से ऊपर उठती है। कल परसों बताया था मैंने, जब वो हवा ऊपर उठती है तो अच्छी खासी बारिश करती है। इसीलिए मुंबई में, गोवा में, कोच्चि में ज्यादा बारिश होती है। गुड, आंसर इज सी। ये आपने अच्छा आंसर दिया। अगला आंसर, अगला सवाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, ठीक है, आपको ये फोकस करो पहले कि आपको किस पे बात करनी है। साउथ वेस्ट मानसून के संदर्भ, वो कह रहा है कि समर सीजन में लो प्रेशर रीजन डेवलप ओवर द सेंट्रल एशिया एज द सन कम्स ओवर ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बिल्कुल मैंने अभी पढ़ाया हुआ है आपको। दूसरा सवाल है, भूभाग के अधिक गर्म होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में एक उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। हवाएं ऑस्ट्रेलिया के भूभाग से जावा की ओर बाहर बहती हैं। हवाएं ऑस्ट्रेलिया के भूभाग से जावा की ओर बहती हैं। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। उपरोक्त सभी, क्या सभी सही है या सभी गलत है? इसमें बी वाला आंसर थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसको छोड़ भी दो तो आप ए सी के बारे में आप बताओ मुझे और डी के बारे में, क्योंकि उसकी भावनाएं कुछ अलग हैं। ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा उसका। 8th का आंसर बी वाले में उसने कम लिखा हुआ एक वर्ड, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। तो पहला ऑप्शन सही है या नहीं है? आपने डी आंसर दिया ज्यादातर लोगों ने, वेरी गुड, ये बात आपने सही कही है। देखो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग समर सीजन लो प्रेशर रीजन, अच्छी बात है। ये डायग्राम हमेशा बनाया करो। जब हमारे यहाँ गर्मी होगी तो लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा? पूरा इस एरिया में सेंट्रल एशिया के आसपास या राजस्थान इसके आसपास कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर, तभी तो हवा आएगी। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। तीसरे को सोचो, बी बाद में बताऊंगा। विंड्स ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया लैंड मास, बिल्कुल सही बात है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहां पे हवाएं इस डायरेक्शन में चलती हैं, आपको पता ही है, क्योंकि बाईं ओर जाएगी हवा। और यहीं पर सुमात्रा जावा है इक्वेटर के आसपास। तो कह रहा है विंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन लैंड मास। क्यों? क्योंकि यहां पे ठंडा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर क्या है? सन है। हमारे यहाँ गर्मी का मौसम, मानसून आने वाला है, तो यहां पर आपको जाड़ा है तो
जाड़ा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आज गर्मियों में, जब हमारे यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो जावा की ओर हवा आएंगी ऐसे करके। ठीक हो गया ऐसे, तो ये आंसर भी ठीक है और ये ठीक है, ये ठीक है, तो फिर ये गलत अगर आप कहते हो तो वो तो क्या पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल द अबव तो होना ही चाहिए। अब ये वाले में क्या ना, ड्यू टू एक्सेस हीटिंग ऑफ लैंड मास, देखो अगर लैंड मास में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो जमीन है अगर वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो ए हाई प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डेवलप, तो हाई प्रेशर की जगह पे या तो ये लो प्रेशर लिखना चाहिए था इसको, या ये लिखना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट सी में हाई प्रेशर हो जाता, मतलब जमीन गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाएगी तो इस एरिया में लो प्रेशर हो जाएगा, इसके मुकाबले इस एरिया में हाई प्रेशर होगा क्योंकि पानी देर से गर्म होता है, क्योंकि वो नीचे तक गर्म करता है, बताया था ना मैंने। तो गर्मियों के दिनों में ओशन या सी कम गर्म होंगे, जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी, तो ज्यादा गर्म जो होगा उसमें लो प्रेशर होगा और कम गर्म जो होगा उसमें हाई प्रेशर होगा, तो या तो इसको इसमें सी लिखना चाहिए था साइड से, या हाई की जगह लो लिखना चाहिए था ऐसा वाला, तो इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ था इसमें, ठीक है, पूरा नहीं लिखा था उसने। तो आपने आंसर अपने हिसाब से एलिमिनेशन को प्रोसेस को फॉलो किया और आंसर आपने सही लिया, ठीक है, तो आपका आंसर सही है, वेरी गुड, दिमाग आप लगा रहे हो, अच्छी बात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उष्णकटिबंधीय मानसून में कुछ महीनों में बहुत अधिक वर्षा होती है, क्या ये बात सही है? दूसरा सवाल है, ये पहाड़ियों की हवा की ओर स्थित होते हैं जिससे भारी पर्वतीय वर्षा होती है। तीसरा, यह वर्षा वाले बादलों को एकाग्र करने में मदद करता है। कौन सा आंसर इसमें सही होगा ये बताना है आपको, बताओ। ट्रॉपिकल मानसून रिसीव्ड वेरी हाई रेनफॉल इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। और दूसरा है, ये हवा की ओर स्थित होते हैं, पर्वतीय वर्षा मतलब विंडवर्ड डायरेक्शन में जहां से हवा ऊपर उठती है। और तीसरा, यह वर्षा वाले बादलों को एकाग्र करने में मदद करता है मतलब वर्षा वाले जो बादल होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? गुड, अब आप बिल्कुल सही हो, सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, सही है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर आप अकल लगाओगे, पढ़ने को पूरी दुनिया पढ़ रही है, अकल जिसने लगाई ढंग से और कंटिन्यूटी रही, रेगुलर पढ़ाई करी, तो वो सिलेक्शन लेगा, बाकी बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाएंगे। इस बात में सच्चाई 500% है। वापसी मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, इसका जिक्र भी मैंने किया हुआ है अभी, तो बताओ इसमें कौन कौन सा कथन सही है? इसमें चाहो तो आप ऐसे भी मुझे आंसर दे सकते हो कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा आपको समझ नहीं आया, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम कोई ऑप्शन ही आंसर लगाएं, आप स्टेटमेंट वाइज भी दे सकते हो कि ये आपके समझ में आता है और ये नहीं आता है। बादल वापसी, ये तो पहला स्टेटमेंट तो राइट होगा ना, रिट्रीट ऑफ मानसून द क्लाउड्स डिसअपीयर, भाई मानसून वापस आ गया है, तो जब मानसून वापस आ जाता है तो उसमें बारिश क्या हो जाती, कम हो जाती, बहुत कम, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में देख लो आप, बादल कम दिखेंगे आपको। दूसरा है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे पहले मानसून की वापसी होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तर पूर्वी भारत में कैसे हो जाएगी बताओ, ये इंडिया है, ये अपना जम्मू कश्मीर है, तो आप कहते हो कि यहां से मानसून मानसून ऐसे भी आता है ऐसे भी जाता है, तो जब मानसून सबसे पहले यहां पहुंच रहा है पंजाब में या जम्मू कश्मीर में, तो मानसून जब यहां पहुंचेगा तो लौटेगा भी तो यहीं से ना, इधर नॉर्थ ईस्ट से कैसे वापसी हो जाएगी उसकी? तो वापसी भी कहां से, जहां एक सवाल ये भी है कि मानसून जहां सबसे देर में पहुंचता है इस एरिया में, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, लौटेगा भी सबसे पहले वहीं से, क्लियर हो गया। और जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल केरला तमिलनाडु, लौटेगा भी तो सबसे बाद में वहां से। जब यहां से एंट्री हो रही है और यहां से वापसी हो रही है, तो एंट्री वापसी, तो सबसे देर तक कहां रहा मानसून, केरल और तमिलनाडु में, मतलब पूरा इसका साइकिल जाना और आना,
अब यहां से यहां ये सबसे लेट पहुंचता है तो सबसे पहले वापसी भी यहीं से होगी, तो सबसे कम समय में यहां रहेगा नॉर्थ में, तो ये इसीलिए इसको स्टेटमेंट को गलत कर दिया जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और तीसरा सवाल है, बादल के अनाच्छादन की कमी के कारण तापमान की दैनिक सीमा बढ़ जाती है। दैनिक सीमा का मतलब डायरेक्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये सवाल में कम से कम 10 बार आपको बता चुका हूं, ये आंसर आपने कई लोगों ने सही दिया है। दिन का तापमान ज्यादा और रात का तापमान कम, इसी तापमान के अंतर को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना कि अक्टूबर नवंबर में यार दिन को तो मौसम अच्छा रह रहा है, दिन को मौसम अच्छा रहता है, दिन में तो आप एक शर्ट वर्ट पहन के भी काम चला लेते हो, लेकिन रात को ठंड पड़ जा रही है, रात को ठंडा हो जा रहा है, बोलते ना ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मली अगर देखा जाए, मैं पोल्यूशन को हटा दिया जाए तो उससे कि उसको छोड़ दो, तो दिन में तो बादल है नहीं, तो सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, मतलब अब अप्रैल मई जैसे नहीं आ रही, नॉर्मल ठीक है, दिन का तापमान ज्यादा है, लेकिन बादल है नहीं, तो बादल नहीं होगा तो रात को पूरा आउटगोइंग रेडिएशन ऊपर वापस चला जाएगा। बादल होते हैं तो वो नीचे से वापसी वाली जो हीट होती है उसको ट्रैप कर देती है, इसलिए तापमान ज्यादा हो जाता है, रात के समय की बात कर रहा हूं, इसलिए दैनिक तापांतर उतना कम नहीं होने पाता। लेकिन अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून में जब बादल कम होते हैं ना, तो दिन के समय में धूप पड़ती है, मान लो दिन में 25 26 27 28 डिग्री टेम्परेचर हो गया, लेकिन रात को बादल है नहीं तो टेम्परेचर गिर जाता नीचे, 10-12 डिग्री तक भी आ सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है, इसलिए दिन का समय तापमान ज्यादा, रात का कम। अब ज्यादा का मतलब मैक्सिमम नहीं, तो बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, बादल नहीं होगा तो दैनिक तापांतर बढ़ जाएगा, तो आंसर इज सी। वेरी गुड, आगे बढ़े। अब ये फॉरेस्ट के बारे में कह रहा है, मानसून फॉरेस्ट के बारे में कुछ बातों को आप बताओ। दीज आर मोस्टली द ट्रीज ऑफ डेसिडियस वैरायटी, ये ज्यादातर पर्णपाती किस्म के होते हैं, ये मैंने वर्ड बताया था आपको। दूसरा सवाल है, भूमध्य रेखी वर्षावनों के समान चौड़ी पत्ती वाले दृढ़ लकड़ी के पेड़ों से बने होते हैं। मानसून फॉरेस्ट कह रहा हूं, मतलब मानसून जो आपके वहां पे हैं, मानसून हमारे यहाँ आता है ना, हमारे यहाँ के पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है? इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप लॉजिक लगाओगे तो। डेसिडियस यानी पर्णपाती पेड़ क्या होते हैं, ये बताया हुआ था मैंने आपको, ये मानसून में पाए जाते हैं कह रहा है, और मानसून की जो पेड़ होते हैं वो पत्तियां चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और बहुत हार्डवुड होता है, जस्ट लाइक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो कई महानुभाव सी आंसर दे रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही हो सकती है, आंसर जरूर दिया करो आप लोग। तो सी आंसर, पर्णपाती मतलब ऐसे पेड़ जो अब किसी खास सीजन में पत्तियां गिरा देते हैं, सारा पेड़ पत्ती के बिना हो जाता है, शेड देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर सीजन। जैसे आपने सुना होगा साल का पेड़, शीशम का पेड़, सागौन का पेड़, टीक का पेड़ होता है ना, साल शीशम देखे होंगे, पीपल का पेड़, तो एक सीजन आता है जिसमें पत्तियां गिरा देते हैं, पूरे का पूरा पेड़ बिना पत्ती वाला हो जाता है, पतझड़ का मौसम जिसे कहते हैं, कई बार मैंने पढ़ाया भी आपको। तो बिल्कुल सही बात है, ये ज्यादातर पर्णपाती किस्म के होते हैं। पर्णपाती मतलब किसी खास सीजन में पत्तियां गिरा देते हैं एक साथ। सदाबहार का मतलब एवरग्रीन, मतलब जो पत्तियां पूरे एक साथ नहीं गिराते, पत्तियां तो गिरेंगी, अलग अलग टाइम में गिरती हैं, पत्तियां, पेड़ हरा भरा दिखता है तो उसको सदाबहार कहते हैं। यहाँ पर एक साथ गिरा देगा, जैसे साल का पेड़। दूसरा, पेड़ हमारे यहाँ पत्तियां चौड़ी होती कि नहीं होती? ठीक ठाक पत्तियां होती है, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती, तो आप इसको गलत कैसे कर सकते हो? और मजबूत पेड़ होते हैं, साल शीशम का पेड़ कैसा होता है? मजबूत होता है, पर्णपाती होता है, तो आंसर इज सी। तो बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, गुड। आगे बढ़े। उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु की अर्थव्यवस्था के संबंध में, ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट, हमारे यहाँ की जो कंडीशन है उसके बारे में कह रहा है कि सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर इज द मेन टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब हमारे यहाँ निर्वाहक कृषि की जाती है। अब सब्सिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है ये आपको पता करना है। लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसमें जंगल में टिकाऊ दृढ़ लकड़ी होती है, क्या हमारे यहाँ लंबरिंग होती है? तीसरा, बांस भी लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बैम्बो, क्या ये बात सही है? इसका आंसर आप दे सकते हो आसाम से।
जल्दी बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। निर्वाह कृषि का मतलब निर्वाह के लिए जो पैदा की जाती है, खासतौर पर बेचने के लिए पैदा नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ के किसान क्या करते हैं, कुछ किसान तो बड़े किसान हैं तो वो अपने बेचने के लिए भी रखते हैं और अपने लिए भी, लेकिन नॉर्मल जो किसान है हिंदुस्तान में जो ज्यादा है, मोर देन 80% किसान कैसा है वो, क्या वो बेचने के लिए अनाज उगाता है कि खुद के खाने के लिए? छोटा किसान है, मार्जिनल फैक्टर्स फार्मर्स हैं, सीमांत किसान जिसको हम कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसमें है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, भारत में निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह निर्वाह जीवन निर्वाह के लिए होती है, जो बस कमर्शियल थोड़ी होती है इंडिया में ज्यादा कि हम सारे किसान बेचने के लिए पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा है लकड़ी काटना, ये भी तो होता है हमारे यहाँ। जैसे आप, उतना नहीं है लेकिन फिर भी, जैसे आप देख सकते हो कि साल का पेड़, शीशम का पेड़, ये सब क्या हम लकड़ी काटने के व्यवसाय में यूज नहीं करते? इसको करते हैं। और जंगल में टिकाऊ लकड़ी होती है, जैसे साल, शीशम, सागौन बहुत महंगा लग जाता है ये। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो सकता है आपका? सही हो सकता है। और तीसरा बांस, वांस तो होता ही है, तो बांस कई सारे काम आता है इसमें। तो आंसर 12 का क्या हो जाएगा आपका? डी। आंसर इज, इसका डी आंसर है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन आप गौर से देखोगे तो ये व्यवसाय है। 13 उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट या मैरीन क्लाइमेट कहते हैं इसको, पानी वाला, समुद्र के पास जो होता है। इसमें है कि उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, तूफानों या आंधी तूफान से ग्रसित है। मतलब यहां पे चक्रवात आते हैं इस जलवायु में, ऐसा कह रहा है। दूसरा सवाल है, यहां वर्षा केवल अग्रभाग प्रकार की होती है। ये वर्ड बिल्कुल बेकार है, मैंने पहले भी आपसे कहा था जब मैंने आपको फ्रंट पढ़ाया था। ये कह रहा है कि यहां पर वर्षा फ्रंटल टाइप की होती है। वाताग्री, फ्रंट का हिंदी क्या पढ़ाया था मैंने? वाताग्री। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन से कथन सत्य हैं इसमें? वो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु में चक्रवात आते हैं और चक्रवातों से में वाताग्री प्रकार की वर्षा होती है। 13 में कौन कौन से सवाल आंसर सही है इसमें? तो 13 का ए लगा रहे हैं कई लोग। क्या ये बात सही है? बहती गंगा में हाथ नहीं धोना है। ठीक है, चलो आपने दिमाग लगाया, वेरी गुड। समुद्री जलवायु कहाँ है? समुद्र के आसपास, जिसमें अभी अभी पढ़ा था हमने, जैसे आइलैंड्स हैं उस टाइप के, या समुद्र के पास जो होते हैं उसमें समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो आप देखो हरिकेन पैदा होता है यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स में, हरिकेन तूफान। आप यहाँ देख लो चाइना जापान सी में टाइफून मैंने बताया था। इंडिया के आसपास आप जो कोस्टल एरियाज है वहां पर आप देख लोगे तूफान का प्रभाव पड़ता है। तो तूफान यही तो आएगा, इसमें क्या डाउट है? तो पहला आंसर इज करेक्ट। दूसरा है रेनफॉल हियर इज ओनली, क्या है, ओनली ऑफ फ्रंटल टाइप, वाताग्री वर्षा होती। मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ जिसको आता है, फ्रंट का मतलब क्या होता है? फ्रंट में क्या होता है? ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी। फ्रंट का मतलब, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको इसमें। फ्रंट का मतलब क्या हुआ? जहां पर, जहां पर क्या होता है? फ्रंटल प्रकार की होती, कह रहा ना वो। तो भारत में या हरिकेन में या टाइफून में क्या वातावरी प्रकार की वर्षा होगी? आपको ऐसा लगता है? फ्रंटल रेनफॉल होगा क्या यहाँ पे? या फ्रंटल रेनफॉल कहीं और जगह होता है? बताया था मैंने आपको, बताओ। वाताग्र, फ्रंट, क्या खासियत होती है वाताग्र की? ये भारत में या इस ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट में क्यों नहीं हो सकता? ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? हे भगवान, आगे का भाग, अग्र भाग, इसको नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब वाताग्र हो रहा है। ये कहां से आ गया आगे का भाग? इसका मतलब क्या सिद्ध हो रहा है? पढ़ाई जो है, जैसे वो शादी में जूता नहीं चुरा देते हैं दूल्हे का, उसी टाइप से चुर गई है कहीं। अरे फ्रंट का मतलब बताया था मैंने, जहां पर गर्म और ठंडी जलदा, ठंडी हवाएं, एयर मासेस आपस में मिलती हैं, समान आर्द्रता, समान तापमान की हवा, दो दो विपरीत
करेक्टर की हवाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है। शीतोष्ण चक्रवातों में, टेम्परेट साइक्लोन्स में ऐसा होता है। मैंने कई बार आपसे पहले बताया हुआ था। वो फिर अरे आगे आगे कहाँ तुम इसमें पढ़ रहे हो यार, तुम फ्रंट पढ़ो उसको। मैंने क्या कहा, आग्र भाग नहीं पढ़ना है उसको, वाताग्री पढ़ना है। फ्रंट का मतलब क्या है, फ्रंटल साइक्लोन, फ्रंट का मतलब आगे नहीं है। फ्रंटल का मतलब होता है वाताग्री, जहां पर एक जोन है जहां पर कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस आपस में कन्वर्स करती हैं। देखो इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा मैं, सवाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ये कितना समझाया था आपको कि फ्रंट क्या होता है। ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन विथ डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया हुआ था इसी क्लास में। पुराने क्वेश्चन पेपर देखो। देखो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई करो। इसलिए पढ़ाई मत करो कि हम कुछ नहीं कर रहे तो चलो पढ़ ही लेते हैं, बाद में फिर आपको ये एहसास होगा इस चीज का। 14th क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर चर्चा कीजिए। उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु में अधिक समान रूप से वितरित वर्षा होती है। ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट हैज अ मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मोर इवनली का मतलब होता है कि होते रहती है वर्षा, समान रूप से विपरीत होती। अब वो ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल ही समान रूप से, मोर इवनली मतलब थोड़ा सा ज्यादा वितरित होती है। ऐसी जलवायु मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि में अनुभव की जाती है। क्या ये बात सही है? इसको भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर बन जाएगा। सरल सवाल है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। मरीन क्लाइमेट है तो समुद्र के आसपास की जो जलवायु होती है, क्या वहां पर अक्सर बारिश हो जाया करेगी या नहीं, ये सवाल है। तो अक्सर जो है समुद्री जलवायु, हाँ बिल्कुल सही बात है, वहां अक्सर बारिश हो जाया करेगी। कभी सी ब्रीज से, कभी सागर से हवाएं चलेंगी, कभी मॉइस्चर आएगा, तो बाकी जगह से, मतलब जो जमीन है जैसे दिल्ली जैसे एरिया से, वहां पर ज्यादा वितरित होगी। स्टेटमेंट सही है। और ये सब मध्य अमेरिका, मतलब जैसे कैरिबियन आइलैंड्स मैंने पढ़ाया था जहां पे हरिकेन आते हैं। वेस्ट इंडीज का सवाल है जो पानी से घिरा हुआ आइलैंड्स हैं। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, इस एरिया में अक्सर जो समुद्र के पास होंगे मैरीटाइम क्लाइमेट या मैरीन क्लाइमेट्स होंगी। तो ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, 14th का सी। वेरी गुड, आगे बढ़े। 15वां सवाल, उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु में वर्षा केवल पर्वतीय होती है, क्या स्टेटमेंट सही बात है? ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट इज नॉट प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मतलब यहां पर आंधी तूफान अधिक नहीं आते हैं ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट में। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस आंसर को तो आपको दे ही देना है। आज आपने आंसर सही दिए हैं, वैसे ज्यादातर आंसर आप लोगों ने आज अच्छे दिए हैं, तो ये अच्छी बात है, दिमाग लगाया है कई सारे सवाल में। लेकिन ये 15वें वाले सवाल में जरा दिमाग लगा के देखो। इस सवाल को पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर होना चाहिए आपका ये सवाल। उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु में वर्षा केवल पर्वतीय होती है, ऐसा है क्या? और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, तूफानों या आंधी तूफानों के लिए प्रवण नहीं होते, मतलब यहाँ पे आंधी तूफान या हरिकेन्स नहीं आते हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा? कुछ लोग डी लिख रहे हैं, कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं। ये बताओ। हाँ डी आंसर जिसने लिखा अच्छी बात है, बाकी जो आंसर लिखेंगे वो बेहोश हो जाएंगे उसमें। अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले ये। उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों तूफानों से ग्रस्त होते हैं। इस सवाल को अभी अभी सही किया था ना हमने। अब उसके बाद ये सवाल कैसे गलत हो जाएगा? दोनों एक ही तो स्टेटमेंट है ये, ठीक है, तो ये गलत है। वहां पे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो सेकंड इज रॉन्ग। और केवल पर्वतीय वर्षा कैसे हो सकती है? सॉरी, हाँ ना, केवल जब पर्वत है ही नहीं वहां पे,
यहां पर हम कह रहे हैं कि चक्रवात से प्रभावित होते हैं और यहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं, क्या होता है, पर्वतीय वर्षा होती है। तो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सवाल। ठीक, तो ना तो ये सही होगा, पर्वतीय के अलावा चक्रवाती वर्षा हो सकती है, दूसरे टाइप की हो सकती है, और ये तो गलत है ही, चक्रवात भी वहां पे आते हैं, तो चक्रवात आएंगे तो ये सच स्टेटमेंट कैसे गलत हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया, 15 का डी आंसर। ठीक है, दोनों आंसर गलत हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये आंसर सही दिया आज का। तो आज की आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो ठीक थी, कुछ एक आध सवाल आपने गड़बड़ किए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि एक दिन की बात नहीं है, ये निरंतर, जैसे आप आज 12-1 बज रहा है, इसके बाद आप सोचो अपने बारे में कि पढ़ाई में दिक्कत कहाँ आ रही है, किस चीज को हमें इंप्रूव करना होगा। अब ये मत सोचना कि जो इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, जो लोग पास हो जाएंगे तो वो महारथी हो गए, इंटरव्यू में वो भी फेल हो सकते हैं। अगर कोई 1 साल आईआरएस बन गया, उसके बाद वो आईएएस का एग्जाम दे रहा है, तो वो बंदा ऐसा नहीं कि वो सब कुछ उसको आता है, गलतियां उससे भी होंगी। जब विराट कोहली गलती कर सकता है, जसप्रीत बुमराह गलती कर सकता है, तो आप भी गलती कर सकते हो। बात मेरी समझ में आई? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल आपको। ओके।